नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 19 लगा है उसके सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसके क्वेश्चन थे और उसके क्या क्या सॉल्यूशन बनते हैं। आइए देखते हैं। देखो, हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वो प्ले है, वो नाटक है जो शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है ना। ये फोकस करना है आपको, क्या कि शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया, इस चीज पे थोड़ा फोकस करना। तो आओ देखते हैं कौन सा वो नाटक है जो शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, नहीं पे फोकस करना। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, द कॉमेडी ऑफ एरर्स भी शेक्सपियर का नाटक है, प्ले है। और ये जो आपका एंटनी और क्लियोपैट्रा है, ये भी आपका शेक्सपियर का ही नाटक है। लेकिन जो ये दो कैंडल स्टैंड है, ये एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ, ये शेक्सपियर का नाटक नहीं है। तो फिर ये किसका है? तो ये है आपका नॉर्मन मैकनेलन का। किसका बताओ? ये जो नाटक है वो है आपका नॉर्मन मैकनेलन। कौन है बताओ? आपका नॉर्मन मैकनेलन, है ना। नॉर्मन मैकनेल का नाटक है आपका कौन सा? द कैंडल स्टैंड, है ना, द कैंडल स्टैंड। या फिर इसका एक और नाम है, कई बार बुक्स में ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, क्या? द बिशप्स कैंडल स्टिक, है ना। क्या बताओ? इसका एक और नाम भी है, द बिशप्स कैंडल स्टिक्स। तो क्या है क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। इनमें से कौन सा नाटक है जो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? तो वो है आपका द कैंडल स्टैंड। इसका राइटर कौन है बताओ? तो नॉर्मन मैकनेल। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि द कैंडल स्टैंड का एक और नाम क्या है, तो इसी को अपन द बिशप्स कैंडल स्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उत्तर हो गया इसका ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कुछ पौधों के तने हरे और कोमल होते हैं। ठीक है, ये सामने तो छोटे होते हैं और इसमें कई शाखाएं नहीं होती। ये पौधे क्या कहलाते हैं? कुछ नहीं, हमें से ये पूछना चाहता है कि ऐसे प्लांट्स, है ना, जिसके अंदर अपन देखते हैं, बताओ क्या उनके जो ब्रांचेस और स्टेम होते हैं वो काफी क्या होती है? छोटी छोटी होती है, बताओ। ठीक है, तो और ज्यादातर उसमें ज्यादा बड़ी ब्रांचेस देखने को भी नहीं मिलती है। तो ऐसी छोटी और कोमल, है ना, सॉफ्ट स्टेम्स वगैरह वाले अगर आपसे पूछा जाए ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? तो ये इनको बोलते हैं हर्ब्स, जिनको साग भी बोलते हैं या फिर एक तरीके से जड़ी बूटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको जड़ी बूटी भी बोलते हैं, याद रखना। ये इन सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, ट्रीज, प्लांट्स, जो आपकी झाड़ियां होती है, श्रब्स वगैरह, इन सबसे छोटे होते हैं। कौन होते हैं? हर्ब्स। ठीक है, डन। हर्ब्स, और हर्ब्स से तो वर्ड बना कौन सा? हर्बल। बोलते हैं ना, ये जड़ी बूटियों से बनी हुई चीज है, तो हर्बल प्रोडक्ट है, तो वो हर्ब्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला देखो, अगला बेसिक सा कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि MS Excel 365 में, है ना, इनमें से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम करते हैं कि किस चीज़ के लिए? बताओ। तो हम क्या करते हैं बताओ? जो कंटेंट होता है, जो कंटेंट हमको लेना, उसकी टॉप मोस्ट लाइन और उसके बाद उसको नीचे वाली रेंज के लिए अगर हमको कॉपी करना है, तो उस सेल को हमें अगर लेना है तो उसके लिए डायरेक्ट हम कौन सी की को इंसर्ट करते हैं? तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी Ctrl+D। कौन सी होती है आपकी? वो होती है Ctrl+D। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है? सबसे ऊपरी सेल का कंटेंट, है ना, और फॉर्मेट को नीचे के सेल में क्या करना है? कॉपी करना है। सबसे ऊपरी सेल के आपके कंटेंट को नीचे वाली सेल में क्या करना है? कॉपी करना है। याद रखना, सबसे टॉप मोस्ट, ये वर्ड पे फोकस करना है। बात किसकी हो रही है? टॉप मोस्ट सेल की। टॉप मोस्ट सेल का अगर कंटेंट कॉपी करना है आपको, तो Ctrl+ क्या दबाना है आपको? D दबाना है। अगला, 1 मेगाबाइट में अगर हमसे पूछा जाए कितने या 1 मेगाबाइट में कितने आपके क्या होते हैं? किलोबाइट होते हैं। ठीक है, 1 मेगाबाइट में, 1 MB में, शॉर्ट में बोले तो 1 MB में कितने KB होते हैं? ये तो अपन कंप्यूटर मोबाइल वगैरह चलाते हैं, अपने को अच्छे से पता है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर अपने से ये पूछा जाए कि कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोरेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आपसे पूछा जाए क्या होती है, तो वो याद रखना क्या होती है? वो होती है आपकी क्या कहते हैं? बिट। क्या होती है आपकी? वो क्या होती है आपकी? वो होती है बिट। क्या होती है आपकी? वो होती है बिट। ठीक है, याद रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई, इसमें इन कंप्यूटर वगैरह डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर में, तो वो क्या होती है दोस्तों? वो होती है आपकी बिट। क्या होती है? बिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। और याद रखना, इससे बड़ी होती है बाइट। इससे बड़ी क्या होती है? बाइट। तो याद रखना, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो याद रखना, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इससे अगर बड़े डेटा अगर अपन देखें, ठीक है, तो अगर अपने से पूछे 1 KB में, 1 KB समझते हो क्या होता है? किलोबाइट। क्या होता है? KB या के का मतलब क्या है? किलो। तो किलोबाइट में, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो कितने होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। कितने होते हैं? 1024 बाइट।
ठीक है। अब अगर अपने से किलोबाइट से बड़ी क्या होती है, तो किलोबाइट से बड़ी होती है आपकी क्या, किलोबाइट से बड़ी होती है आपकी मेगाबाइट, एमबी। ठीक है, तो एक एमबी में, यहाँ एमबी, एम का मतलब क्या है, मेगा, एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट के भी होते हैं, तो वो कितने होते हैं 1024 आपके क्या होते हैं, के बी होते हैं। फिर इससे बड़ी क्या होती है, गीगा। ठीक है, 1 GB, गीगाबाइट क्या होती है बताओ आपकी, 1 GB, गीगाबाइट। और इसमें कितने एमबी होते हैं, तो वही 1024 आपके क्या होते हैं इसके अंदर, एमबी होते हैं। इससे बड़ी क्या होती है, टीबी, 1 TB, यहाँ टी का मतलब क्या होता है, टेराबाइट। इसमें कितने आपके जीबी होंगे, तो 1024 क्या होंगे आपके, जीबी होंगे। और टेरा से बड़ी क्या होती है, पेटा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, पेटा। ठीक है, 1 पेटाबाइट क्या होती है आपकी, 1 पेटाबाइट, 1 पीबी। और पीबी में क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, पेटा। और एक पेटाबाइट में कितने होते हैं आपके, 1024 क्या होता है आपका, टीबी। इतना तो कम से कम अपने को पता होना ही चाहिए, एग्जाम में कई बार कैसे भी घुमा के पूछ ले तो अपने को पता होना चाहिए। और डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बाइट नहीं, बाइट से भी छोटी क्या होती है, बिट। और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। बट हमसे तो क्या पूछा था, एक एमबी किसके बराबर होता है, 1024, 1024 केबी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1024 केबी। और केबी क्या होता है आपका, केबी होता है किलोबाइट। क्या होता है, किलोबाइट होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक्स का क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको कराता रहता हूँ इस तरह के, है ना, कर्व वगैरह वाले क्वेश्चन। एक ऐसा वक्र जो अर्थव्यवस्था में कपास की कपास या पर्टिकुलर एक वस्तु की बात की गई है, किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा को दर्शाता है। यहाँ पर वो वस्तु विनिमय के टाइम जो अपन कर्व बनाते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर गुड्स की जब अपन क्या करते हैं बताओ, उसको एक्सचेंज करते हैं, उस जमाने की बात हो रही है, तो उस समय जब अपन उसका पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो उस वक्र को क्या कहते हैं, तो उस पॉसिबिलिटी वक्र को हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन वक्र, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन, है ना, पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है। या इसको मार्जिनल भी बोलते हैं, फ्रंटियर से ज्यादा अच्छा वर्ड है मार्जिनल। क्या वर्ड होता है, मार्जिनल। क्या वर्ड होता है, मार्जिनल। मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका होता है ये। ठीक है, यहां पर जब संभावना की बात होती है, जब यहां पर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु की संभावना को दर्शाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सीमांत उत्पादकता वक्र वाला। अगला है अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं के लिए समस्त मांग के स्तर को निर्धारित करने के लिए इनमें से कौन सी धारणा बनाई गई है। ठीक है, इनमें से कौन सी धारणा बनाई गई है, कौन सी वस्तुओं के लिए अंतिम वस्तु है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो किसी उपभोक्ता के उपभोग के लिए एकदम रेडी होती है, किसी कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए एकदम रेडी है, अभी इसमें अब कुछ और करना बाकी नहीं है। जैसे एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, नॉर्मली समझो, आटे को डायरेक्ट थोड़ी कंज्यूम कर सकते हो, नहीं ना, लेकिन आटे को आपने लगा के मतलब उसको आटे को गूंद के और उसके बाद उसकी रोटी बना के, अब रोटी क्या है, रोटी जो आप खा रहे हो, ब्रेड, चपाती, वो चपाती क्या है, अंतिम वस्तु है, वो उपभोक्ता के उपभोग के लिए एकदम रेडी है, कंजप्शन के है ना, कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए एकदम क्या है, रेडी है। तो रोटी क्या है, अंतिम वस्तु है। जबकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आटा क्या था वहां पर, वो एक मध्यवर्ती वस्तु है, इंग्लिश में बोले तो इंटरमीडिएट गुड है। मेरी बात आ रही समझ में? तो अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया है, अब वो बिल्कुल एकदम रेडी है किसी कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए। डन। तो अंतिम वस्तुओं के लिए जो भी समस्त मांग होती है ना, उसको निर्धारित करने के लिए इसमें से कौन सी धारणा बनाई गई? तो अगला पहला स्टेटमेंट है, अल्पकाल में नियत अंतिम वस्तु कीमत और नियत ब्याज की दरों को मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर अपन पढ़ते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर जब अपन पढ़ते हैं, शॉर्ट रन एज के अंदर जब अपन पढ़ते हैं, तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, बताओ क्या, कि अंतिम वस्तु की कीमतें एक पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट पर क्या आपकी रन करती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट पर रन करती है, बिल्कुल एकदम सही है। समस्त पूर्ति पूर्णतः लोचदार मानी जाती है, बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है, जब अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें अपन बिल्कुल पढ़ते हैं जो फाइनल गुड्स होती है उनकी जो आपकी मांग होती है वो पूर्णतः कैसे होती है, लोचदार। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक तरीके से क्या है आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपका दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर है। अगला, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑब्वियसली बात है, कौन सा, बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन, लावणी नृत्य। कौन सा? लावणी। बिहू को अपन अच्छे से जानते हैं, इसका संबंध किससे है? असम से है। घूमर राजस्थान से है, ये तो आप जानते ही हो। घूमर का संबंध किससे है? राजस्थान से। और भांगड़ा का नृत्य संबंध किससे है? पंजाब से। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर बात करें, बताओ क्या चीज है? तो देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर अपन बात करें तो इसको अप्रैल 2005 में लॉन्च किया गया था। कब? अप्रैल 2005 में क्या किया गया? 2005 क्या बोलो, 2015 में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2015 में क्या था इसके तहत? इसके तहत गवर्नमेंट क्या करती थी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये प्रधानमंत्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसके तहत पहले तो 3 टाइप के थे, अब आजकल 4 टाइप के, इसमें 4 टाइप के क्या दिए जाते हैं? लोन दिए जाते हैं। 4 टाइप के क्या दिए जाते हैं? इसमें लोन दिए जाते हैं। उन चारों टाइप के लोन का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में नाम पूछ लिया जाता है। एक होता है शिशु लोन,
एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है किशोर लोन, और एक होता है इसके अंदर आपका कौन सा, तरुण लोन, और एक होता तरुण मतलब युवा, ठीक है, और एक आजकल होता है तरुण प्लस लोन। कौन सा होता है बताओ, तरुण प्लस लोन, ठीक है। तो शिशु लोन, एक होता है आपका किशोर लोन, ठीक है, और एक होता है आपका तरुण, तरुण समझते हो ना, हिंदी का वर्ड है तरुण, तरुण का मतलब होता है यंग एकदम, तरुण लोन, और एक आजकल चल रहा है तरुण प्लस, क्या चल रहा है, तरुण प्लस लोन, ठीक है। ये 4 टाइप के लोन होते हैं इसके अंदर। शिशु लोन के अंदर अप टू मतलब 50,000 तक का इसमें क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। कहां तक का, 50,000 तक का इसमें लोन दिया जाता है लोगों को, कि आपको 50,000 तक का लोन दे दिया, अब आप उससे अपना कोई भी स्टार्टअप वगैरह खड़ा करो। अब 50,000 में कौन सा स्टार्टअप आता है, रेडी लगती है, लेकिन जो भी है कम से कम आदमी को इतना बहुत ही कम ब्याज दरों पर अगर लोन मिलता है तो उससे वो अपना कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा धंधा पानी खोल सकता है। तो वो जो लोन दिया जाता है उसको बोलते हैं शिशु लोन। किशोर लोन के अंदर जो रेंज है लोन की, वो है आपकी 50,000 से लेकर कहां तक, 50,000 से लेकर 5 लाख तक, है ना। इसमें कहां तक आ जाएगी आपकी, बताओ, ये आपकी लोन आ जाएगी कहां तक, 50,000 से लेकर, और आपकी कहां तक आ जाएगी, इसमें 5 लाख तक इसके अंदर आ जाएगी। क्लियर है क्या, तो ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तरुण लोन के अंदर क्या होता है, इसमें 5 लाख से लेकर और 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तरुण प्लस के अंदर अगर अपन बात करें तो तरुण प्लस के अंदर इसमें लोन दिया जाता है 10 लाख से कहां तक, 20 लाख तक का, 10 लाख से 20 लाख तक का इसमें क्या दिया जाता है, लोन, ताकि आप अपना छोटा मोटा कोई काम धंधा शुरू कर सको। तो कुल मिला के आपको पता चल गया कि प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है वो एक टाइप की ऋण योजना, बोले तो एक टाइप की क्या है, लोन स्कीम है। कैसी स्कीम है, और कभी कभार मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें डायरेक्ट एवर पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन का टाइप नहीं है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन कौन सा है, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। को बस सर इंग्लिश में भी नाम तो यही रहेगा। अब किसी का नाम शेर सिंह है तो इंग्लिश में ऐसे थोड़ी बोलेंगे लॉयन लॉयन, भाई समझ रहे हो ना भाई, जो नाम यही है शिशु लोन, बस हिंदी में शिशु ऋण बोलते हैं, इंग्लिश में शिशु लोन बोलते हैं, नाम इसका यही रहेगा। ऐसा नहीं इसको चाइल्ड बोल दोगे, इसको एडोलसेंट बोल दोगे, इसको यंग बोल दोगे, इसको यंग प्लस बोल दोगे, ऐसा नहीं, जो नाम है आपको वही नाम याद रखना पड़ेगा। अगला है जनवरी 2024 में ई श्रम पोर्टल पर कितनी भाषाओं को अपग्रेड किया गया है। ये मैंने अब आपको हाल ही में कुछ दिन पहले भी ये वाला क्वेश्चन कराया था। अब ई श्रम पोर्टल पर जो जानकारी है वो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज कितनी 22 है, 22 की 22 भाषाओं में ये जानकारी मिलती है, तो 22 भाषाओं में उसको अपग्रेड कर दिया गया है। हमारी संवैधानिक मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, 22। आपको पता ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी, 14। फिर हमने कितनी जोड़ी, 1 सिंधी, फिर उसके बाद हमने जोड़ी कितनी बताओ आपकी 3 लैंग्वेज, और लास्ट में कितनी जोड़ी, 4। तो 14 और 1 15, 15 और 3 18 और 4 22। याद है ना आप लोगों को, ये तो हमारे क्या थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, मूल संविधान में, है ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब, 26 जनवरी 1950 को। फिर हमने ये जोड़ा, ये कौन सी लैंग्वेज थी आपको पता हो, तो ये लैंग्वेज थी आपकी सिंधी। कब जोड़ा, 1967 में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर हमने आपको पता तो 3 लैंग्वेज जोड़ी थी, बताओ कौन कौन सी, नेपाली, और गोवा वगैरह महाराष्ट्र में बोली जाती है कौन सी, कोंकणी, ठीक है, और तीसरी अगर बोले तो मणिपुरी, पानीपुरी नहीं, कौन सा, मणिपुरी, ठीक है। और इसको कब जोड़ा, इसको हमने जोड़ा था आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1992 में। और फिर 4 भाषाएं जोड़ी, आपको पता हो कौन कौन सी 4 भाषाएं थी, तो एक है मैथिली, बिहार वगैरह में जो बोली जाती है, संथाली जो झारखंड वगैरह में बोली जाती है, बोडो जो असम नागालैंड वगैरह में बोली जाती है, और डोगरी जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, डोगरी नहीं, डोगरी। और इनको कब जोड़ा, इनको 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा कब, 2003 में जोड़ा था। ये संविधान की मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। ठीक है ना, क्लियर है, डन है, ओके। तो इन 22 की 22 भाषाओं में, है ना, ई श्रम पोर्टल पर क्या क्या है, इन जो भी जानकारी है उसको अपग्रेड किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो महाराष्ट्र, गुजरात और के संबंध में हमें जानकारी देता है, तो आर्टिकल 371 के अंदर 371 में बहुत सारे क्लोज है। उसमें कुछ राज्यों का जिक्र है जहाँ के राज्यपालों को कुछ थोड़ी सी पावर दी गई है, उन राज्यों के जिन जिन राज्यों का जिक्र है वहाँ के कुछ एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो 371 में जिक्र है किसका, 371 में जिक्र है महाराष्ट्र और किसका, गुजरात का। ठीक है, तो आर्टिकल 371 में ये जिक्र है। अगला अगर अपन बात करें दोस्तों, तो किस भारतीय खिलाड़ी ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। देखो दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। देखो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स एक्चुअल में क्या है, तो एक ग्रुप है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, राष्ट्रमंडल देश। दोस्तों इस ग्रुप में वो देश हैं जिन पर कभी न कभी ब्रिटेन ने क्या किया है, राज किया है। हम पर भी ब्रिटेन ने राज किया, तो हम भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के ग्रुप का क्या है, हिस्सा है। तो इन देशों में दोस्तों क्या होता है, इन देशों में, है ना, आपस में गेम खेले जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कौन से, इनको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें लगभग 53-54 देश है लगभग आपके।
ठीक है। तो इन कॉमनवेल्थ गेम्स अब ये हर 4 साल में होते हैं। कितने हर साल में होते हैं दोस्तों? ये हर 4 साल में होते हैं। ठीक है। जो लास्ट हुए थे वो 2022 में हुए थे दोस्तों। कहां पर हुए थे? ये हुए थे आपके बर्मिंघम में। कहां पर हुए थे? बर्मिंघम, जो कि कहां पड़ता है? आपके इंग्लैंड में। कहां पड़ता है? इंग्लैंड में। ठीक है। और इसके अंदर अगर अपन बात करें दोस्तों, तो भारत ने लगभग शायद 61 मेडल जीते थे, उसमें से 22 क्या थे? आपके गोल्ड थे। 22 क्या थे दोस्तों? 22 लगभग क्या थे? आपके गोल्ड थे। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, उन 22 में न तो सौरव घोषाल था, न दोस्तों अंशु मलिक थी। न तो सौरव घोषाल था। सौरव घोषाल क्या खेलते दोस्तों? सौरव घोषाल एस से सौरव घोषाल, एस से स्क्वैश। और अंशु मलिक दोस्तों ये क्या है? ये रेसलिंग, कुश्ती। ये क्या करती है दोस्तों? ये कुश्ती करती है, फ्री स्टाइल रेसलिंग। ठीक है। लेकिन इन दोनों ने, इन्होंने तो शायद ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है। ये लड़की अंशु मलिक, ये लड़का है। तो इसने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन गोल्ड इन दोनों में से किसी ने नहीं जीता है। तो हमसे पूछा 2022 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? इन दोनों में से तो किसी ने नहीं। तो ना तो एक और ना दो। ठीक है। ना तो एक और ना ही सेकंड, दोनों ही क्या है दोस्तों? गलत। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। आने वाले दोस्तों जो 2026 में, 2026 के दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले, अब तो अगले साल, ये तो अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स आपके है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026 के, ये अगले साल होंगे। ये कहां पर होंगे दोस्तों? तो एक शहर पड़ता है ग्लासगो। क्या पड़ता है दोस्तों? ग्लासगो करके पड़ता है। ये कहां पड़ता है? आपके स्कॉटलैंड में। कहां? इंग्लैंड के ऊपर ही है, वेल्स, और वेल्स के ऊपर स्कॉटलैंड है। वहां पर होने वाले हैं आपके ग्लासगो के अंदर 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है। तो अब तो आपको ये याद रखना अपकमिंग कहां पर होंगे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स। अगला, 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत के अंदर कितने संघ राज्य क्षेत्र, मतलब कितनी यूनियन टेरिटरीज है, मतलब शॉर्ट में तो कितनी यूटी है? तो हम सब जानते हैं दोस्तों कितनी? 8। कितनी दोस्तों? 8 है ना। 8 भारत के अंदर राज्य हैं, और अपने यूटी है, और 28 भारत के अंदर क्या है दोस्तों? आपके राज्य। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, सत्रिया जो नृत्य, उसका संबंध किस राज्य से है? सत्रिया। कितनी बार न जाने इस क्वेश्चन को कर चुके हैं सत्रिया वाले को। सत्रिया का संबंध दोस्तों किससे है? असम से। ये 2-4 बातें तो सत्रिया के संबंध में याद रख ही लो, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो सत्रिया की उत्पत्ति कौन से राज्य से हुई है? तो असम से। इसका उत्पत्ति कौन से टाइम में हुई है? तो 15वीं शताब्दी, 15th सेंचुरी। ये भी याद रख लो। इनसे संबंधित जो व्यक्ति जिन्होंने इस नृत्य को एक तरीके से पायनियर माने जाते हैं, अग्रणी माने जाते हैं, उनका नाम है क्या? शंकर देव। क्या नाम है उनका? शंकर देव। ये 2-3 बातें तो याद रख ही लो इस नृत्य के बारे में। देखो, स से सत्रिया, फिर देखो स से एस से 5 से 15वीं शताब्दी, स से शंकर देव। ये 2-4 बातें तो याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट अगला, ये भारत के 8 क्लासिकल डांसों में से एक है सत्रिया। अगला, कर्म योद्धा बुक है, उसको, इसका विमोचन अगर आपसे पूछा जाए बताओ, है ना, उसको रिलीज किसने किया था? हालांकि अब ये तो पुराना क्वेश्चन हो चुका है। ये बुक आई थी आपके 2020 में। कब आई थी? 2020 में बुक आई थी। और इस बुक को रिलीज किया था दोस्तों किसने? अमित शाह ने। इसका विमोचन किसने किया था? अमित शाह ने। लेकिन इसमें जानकारी किसकी याद रखना, ये जानकारी किसकी है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की है। जानकारी अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन आता है कि कर्म योद्धा बुक किन के बारे में है, किन की बायोग्राफी एक तरीके से, तो पीएम नरेंद्र मोदी। किन के बारे में जानकारी देती है? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में जानकारी देती है। एक तरीके से उनकी क्या है दोस्तों? उनकी बायोग्राफी है। क्या है? बायोग्राफी। हाँ, लेकिन इसका रिलीज किसने किया था, विमोचन किसने किया था? तो हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया था। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखना, क्या पूछा? कथन सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, नॉट करेक्ट। तो पहला है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, ये तो बात सही है। जबकि हमसे पूछा सही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? सही है। धातु का वो गुण जिसमें पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है, उसको आघात वर्धनता कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई मेटल होता है, उसको जितना अपन पीटते जाएंगे तो वो एक पतली पतली शीट्स के रूप में फैलता जाएगा ना। बिल्कुल। और धातु के इस गुण को तो मेलेबिलिटी बोलते हैं। ये बात तो एकदम सही है। और धातु का वो गुण जिसमें धातु को खींचकर पतली पतली तारों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, तन्यता। कोई भी मेटल है, उसको अगर आप खींचोगे, खींचकर अगर वो पतले पतले वायर्स के रूप में चेंज हो रहा है, खींचने पर खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। भाई, पीटने पर तो फैलता जा रहा है, खींचने पर खींचता जा रहा है। पीटने पर शीट्स में फैलेगा, बिल्कुल, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, आघात वर्धनता। और खींचने पर वायर्स में खींचेगा, उसको बोलते हैं तन्यता, डक्टिलिटी। तो सेकंड स्टेटमेंट है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये भी एकदम सही बात है। धातु का वो गुण जिसके द्वारा उसको खींचकर तार में बदला जा सकता है, तन्यता। सोने में सबसे ज्यादा तन्यता होती है ना। तो बस ये तो बिल्कुल, ये तो दोनों स्टेटमेंट सही है। जबकि हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट में गलत है, तो फिर उत्तर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा नॉट करेक्ट, जबकि दोनों स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। मूल अधिकार। मूल अधिकार हम सब लोग जानते हैं, हमने कहां से लिया है? यूएसए से।
फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज हमने कहां से लिए? यूएसए से लिए। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर 17 का एकल खिताब जीता? ये भी क्वेश्चन शायद कुछ टाइम मैंने पहले करवाया था आपको, अनाहत सिंह। इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी पूछा, प्रायद्वीपीय समझ रहे हो ना, वो जमीन का हिस्सा जो कि तीनों से पानी से घिरा हुआ है, तो ये नीचे वाला हिस्सा आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। और प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी, चाहे लार्जेस्ट बोलो चाहे लॉन्गेस्ट, हालांकि लार्जेस्ट कौन होता है बाय एरिया, ठीक है। तो लार्जेस्ट रिवर आपकी कौन सी है दोस्तों? लार्जेस्ट में यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हमेशा याद रखना कौन आती है? प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी। और अगर उसमें सिर्फ आप लेंथ की बात करो, अगर इसकी लेंथ की बात करो तो लेंथ की बात करें तो फिर वो है लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास। सेकंड नंबर पे पूछता तो दोस्तों फिर आपका आता कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की लेंथ कितनी है? लगभग ये है 1401 किलोमीटर। फिर आपकी कावेरी हो जाती, तो इस तरीके से। और गोदावरी नदी को याद रखना क्या कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी नदी जानते हो इस नदी का उद्गम कहां से होता है? इस नदी का उद्गम होता है आपके महाराष्ट्र में। कहां से? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। फिर फाइनली महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश होती हुई आपके तेलंगाना आंध्र प्रदेश होती हुई कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, तो उत्तर क्या आ जाएगा? गोदावरी नदी। इनमें से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है? हमसे पूछा, दो डेफिनेशन हमको दी गई है, ठीक है, दो डेफिनेशन दी गई है, हमसे पूछा उसमें से कौन सी करेक्ट है, ठीक है, कौन सी करेक्ट है दोस्तों। तो पहला हमको दे रखा है जल संधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट, दो भूभागों को मिलाने वाली एक संकरी पट्टी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो स्ट्रेट होती है, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो दोस्तों, जो स्ट्रेट होती है, क्या होती है? जो स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं जल संधि। जल संधि मतलब दोस्तों, जल संधि क्या होता है? जल संधि दोस्तों पानी होता है। क्या होता है? ये एक पानी का टुकड़ा होता है, ये एक पानी होता है। जल संधि खुद एक क्या होती है? पानी होती है, जो इधर से भी किसी वाटर बॉडी को, इधर से भी किसी वाटर बॉडी को, ये इधर से भी किसी वाटर बॉडी को आपस में क्या करती है? ये पानी की पट्टी होती है। ये एक तरीके से पानी का बेल्ट होता है, पानी की पट्टी होती है, जो इधर से भी कोई पानी है और इधर से भी कोई पानी है। दो वाटर बॉडी को आपस में क्या करता है दोस्तों? जोड़ने का काम करती है जल संधि। नाम ही है जल संधि, दो जल राशि को आपस में क्या करना? जोड़ना। जबकि वहां भूमि के टुकड़ों को जोड़ने की बात की गई, नहीं। तो भूमि के टुकड़ों को क्या जोड़ता? अगर उल्टा बोलूं तो फिर एक वर्ड होता है स्थल डमरू मध्य। याद रखना, जल संधि का एक और नाम होता है, इसको जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। डमरू नहीं होता, डमरू में क्या होता है? बीच में से संक्रासा। देखो डमरू क्या ऐसा ही होता है क्या? यहां तो बताओ, ये बीच वाला इलाका है, ये क्या कर रहा है? इसको इससे जोड़ रहा है, तो डमरू ऐसे जोड़ता है, सेम टू सेम। जल डमरू मध्य दो जल राशियों को जोड़ेगा। स्थल डमरू मध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। इस्थमस क्या करता है? इस्थमस क्या होता है बताओ? ये एक लैंड पार्ट होता है। ये क्या होता है? एक लैंड पार्ट होता है। लैंड की एक पट्टी होती है, जमीन की एक पट्टी होती है। ये एक जमीन या भूमि की एक क्या होती है? बेल्ट होती है, पट्टी होती है, जो क्या करती है? जो दो भूमियों को आपस में, दो लैंड को आपस में क्या करती है? दो लैंड को आपस में कनेक्ट करती है या क्या करती है? जोड़ती है। अरे बात आ रही है समझ में? अब जरा देखो, तो हमसे क्या पूछ लिया यहां पे? जल संधि दो भूभागों को मिलाने वाली, नहीं। इस्थमस दो बड़े जल निकायों को, एकदम उल्टी डेफिनेशन दे दी दोस्तों, उल्टी दे दी। ये इस्थमस तो जल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य होता है। इसकी डेफिनेशन तो ये होनी चाहिए, दो भूभागों को मिलाने वाली एक भूमि की संकरी पट्टी। जबकि जल संधि की डेफिनेशन होनी चाहिए दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली पानी की एक संकीर्ण मार्ग। ये होना चाहिए था। तो दोनों डेफिनेशन उल्टी दे दी है, तो न तो एक न तो दो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। अगला है तत्व संयोजकता, जो एलिमेंट वैलेंसी अपन पढ़ते हैं, उनमें से कौन सा युग्म सही? वैलेंसी आप समझते हो ना, जैसे अपन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो अपने को पता बोरोन। क्या? बोरोन। तो बोरोन की अगर अपन बात करें, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या निकलता है? 2 और 3। तो इसका मतलब इसके अंदर वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। और 3 तो आपको पता है क्या करता है? डोनेट करता है बोरोन। 3 तो क्या करेगा? देगा। उसको पता है 5 तो और कोई लाके देने वाला है, तो 3 को क्या करता है? डोनेट करता है। तो कितना डोनेट किया इसने? है ना, कितना डोनेट किया? 3 को। तो 3 को क्या करता है? डोनेट करता है। डोनेट करने वाला क्या है? प्लस है। तो इस पे बोरोन पे क्या आता है बताओ? 3+।
तो बताओ कितनी वैलेंसी भी, जितना डोनेट किया जाता है वो वैलेंसी होती है। यहाँ पर कितनी वैलेंसी है बोरोन की 3, जबकि यहाँ बोरोन की वैलेंसी कितनी देर की, गलत 2, तो ये क्या हो जाएगा गलत। फिर आपको पता फ्लोरीन की अगर बात करें, किसकी बात करें, फ्लोरीन की अगर अपन बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 है। तो जब इसको बांटोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 9 इलेक्ट्रॉन को बांटोगे तो पहली शेल में अपन जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, अगली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, कितने होते हैं अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब आपको पता है इसको 7 है तो इसको 7 तो डोनेट करने से अपने को पता है ये केवल 1 लेता है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अगली सेल में 8, भाई 2 के बाद वाले हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, लेकिन इसके पास कितने 7, या तो ये 7 छोड़ दे या फिर 1 ले ले। तो 7 क्यों छोड़ेगा, 1 तो इसको कहीं से मिल जाएगा, तो ये 1 की भीख लेगा, ये 1 प्राप्त करेगा और प्राप्त करेगा तो मतलब माइनस चार्ज आएगा, तो ये कितना लेगा 1। तो बताओ फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो फ्लोरीन की यहाँ पर कितनी देर की 3, बिल्कुल भी नहीं, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो ये तो दोनों ही गलत दे दिया, ठीक है। बोरोन की कितनी होती है 3, जबकि फ्लोरीन की कितनी होती है 1, तो दोनों ही गलत है, तो न तो 1 और न ही क्या होगा आपका 2। बोलो क्लियर है क्या, डन है क्या, ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं उम्मीद करता हूं इसमें अपने को दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्लियर है ना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज है जिसका नाम है आईन अकबरी। वैसे तो बुक का नाम है अकबरनामा, उसी का पार्ट है आईन अकबरी, जिसका राइटर कौन था, अबुल फजल। कौन था राइटर, अबुल फजल, ठीक है। किसके बारे में जानकारी देती है, तो उस समय अकबर का जो प्रशासन था, सेना, राजस्व, अकबर के पूर्वजों का कोई भी इसमें जानकारी नहीं मिलती है। तो एक्चुअल में हमने को तो ये पूछा किसकी जानकारी नहीं है, तो उसके पूर्वजों की, एंसेस्टर्स की कोई जानकारी अपने को नहीं मिलती है। इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार समूह की सबसे ऊंची पर्वतचोटी, कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया, सैडल पीक। कौन सी पीक है, सैडल पीक। और सैडल पीक है कहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपके उत्तरी अंडमान में। कौन सा अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में आपको मिलती है सैडल पीक, जो कि सबसे ऊंची पर्वतचोटी, जिसकी हाइट है 798 मीटर, 798 मीटर, ठीक है। अगला है द इंपॉर्टेंस ऑफ मेलुहा। ये बुक किसकी अगर अपने से पूछा जाए तो द इंपॉर्टेंस ऑफ मेलुहा ये बुक है, इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस नहीं इमोर्टल्स होता है, हाँ इंग्लिश में ऊपर एकदम सही लिखा हुआ है इमोर्टल्स, ये इम नहीं होगा, इम्पोर्टल नहीं होगा, इमोर्टल, इमोर्टल, ठीक है। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा ये बुक किसकी दोस्तों, ये बुक है, ये हिंदी में फिर गलत लिखा, अमित नहीं है, राइटर का नाम है अमीश त्रिपाठी, स है स, अमीश त्रिपाठी, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अमीश त्रिपाठी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला चंडीगढ़ इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया था, उसका नाम कर दिया शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ठीक है, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा। आखिरी क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग जब नरसंहार हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो उस वक्त नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी दोस्तों, तो उस टाइम नाइटहुड की उपाधि है वो लौटा दी थी किसने बताओ, तो वो लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो थी वो आपकी उपाधि क्या कर दी थी दोस्तों, नाइटहुड की जो उपाधि थी वो आपकी क्या कर दी थी, वो नाइटहुड की उपाधि आपकी लौटा दी थी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब समझ में आया होगा अच्छे से, क्या था क्या नहीं, सारे क्वेश्चन अपन ने अच्छे से देखे हैं, ठीक है। और फ्यूचर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो है ना, गलत नहीं होने चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट मॉक टेस्ट के, है ना, सॉल्यूशन में, ठीक है। ये सब अपन जानते ही हैं, तो अपन अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट जो अगला मॉक टेस्ट होगा उसके सॉल्यूशन में मिलते हैं। तो तब के लिए आपको थैंक यू। और हाँ, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि यही क्वेश्चंस क्या होते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं। तो इनके जब आप सॉल्यूशन देखो तो ये इंश्योर करो, मेक श्योर करो कि लाइफ में अगर फ्यूचर में मेरे को इस टाइप के ये क्वेश्चन अगर वापस मिल जाता है तो वो मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन में।